जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्राइस वेटेड इंडेक्स। इसके बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेटेड इंडेक्स। देन इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा बचा है जो है थर्ड वाला प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइस वेटेड इंडेक्स की डेफिनेशन हमारे सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट है अ प्राइस वेटेड इंडेक्स इज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ करंट सिक्योरिटी प्राइसेस। यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने शायद 11th-12th की स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा, या फिर आपने ग्रेजुएशन में भी स्टैटिस्टिक्स आता है। सभी के कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, आर्ट, सभी ने स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स आपने शायद पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग उस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके प्राइस वेटेड इंडेक्स बनाते हैं। अब कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इस वेटेड इंडेक्स की खासियत ये है कि इसमें सभी जो स्टॉक्स होते हैं उसको इक्वल वेट दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है हम लोग अज्यूम करते हैं सबसे पहले कि जो भी हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं, सभी शेयर्स हम सिर्फ एक एक परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके जो प्राइस होते हैं उसमें चेंजेस होने का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं इनिशियल प्राइस से। इसको एक बार हम लोग पहले सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं और एक बार इस तरह का इंडेक्स हम लोग प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। देन उसके बाद लोग वापस स्लाइड के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है एक्सेल शीट में, हमने फर्स्ट कॉलम में लिया है स्टॉक प्राइस नेम। स्टॉक से नेम क्या है, लाइक हमने एग्जांपल ले लिया, एक शेयर का नाम है ए जिसका प्राइस चल रहा है मार्केट में 2000 रुपए। दूसरा स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 600 रुपए। तीसरा स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 400 रुपए पर शेयर। अब हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि हम लोग एक इंडेक्स बना रहे हैं, एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें इन सभी के हम लोग एक एक शेयर परचेज करने वाले हैं, तीनों का एक एक शेयर। तो यहाँ पर हम लोग पहले नंबर्स एक बार लिख लेते हैं। तो हमने मान लेते हैं कि हमने इसका फर्स्ट शेयर परचेस किया, सेकंड शेयर परचेस किया, सॉरी इसका भी हमने एक ही शेयर परचेस किया, और तीसरे का भी हमने एक ही शेयर परचेस किया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास शेयर कितने हो जाते हैं, हमने टोटल कर लिया 3 शेयर हमने परचेस किए, और यहाँ पर इनका प्राइस कितना है, 2000 रुपये पर शेयर प्राइस है। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई प्राइस। तो हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, इसका भी हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये हमने टोटल कर लिया। तो हमने 3 शेयर परचेस किए, एक का प्राइस 2000 रुपये था, दूसरे का प्राइस 600 था, तीसरे का 400 था, यानी हमने टोटल 3000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें निकालना है इंडेक्स की वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो प्राइस है 3000, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, 3000 हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख लिया 3000 डिवाइड बाय 3 जब हम लोग करेंगे तो नीचे हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर इसको हम लोग फॉर्मूले से लिख लेते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट 3000 है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं, 3 है। तो अभी हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कितना निकल के आई है, 1000 निकल के आई है। तो ये हमारा हो गया इंडेक्स, जिसमें हम लोग किसके बेसिस पर इंडेक्स बना रहे हैं, प्राइस के हिसाब से। लेकिन यहाँ ना प्राइस के बेसिस पर इंडेक्स बनाने का एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि जिस स्टॉक का प्राइस सबसे ज्यादा है उसमें अगर चेंजेस थोड़ा भी आता है तो इंडेक्स में चेंजेस ज्यादा आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये जो स्टॉक ए है इसका प्राइस कितना है, 2000 है, तो इसकी वेटेज भी जो होगी 3000 में सबसे ज्यादा होगी। एक बार हम लोग इसकी वेटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हम लोग इस शेयर में कितना पैसा डाला, 2000 डिवाइड बाई टोटल हमने कितना पैसा डाला, 3000। तो वेटेज हमारी कितनी निकल करके आई है, 0.67 निकल के आई है। एक बार फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर इसको फिक्स कर लेते हैं टोटल वाले कॉलम को, ताकि हमारा कैलकुलेशन ठीक निकल के आ जाए। और इन सब का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना निकल के आना चाहिए, 1। तो यहाँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग देख लेना कि हम लोगों ने कैसे निकाला था पहले भी। 2000 रुपये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं। टोटल हम लोग उस पोर्टफोलियो में कितना पैसा डाल रहे हैं, 3000। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वेटेज कितना निकल के आ रहा है, 0.67। अब इस तरह के इंडेक्स में एक प्रॉब्लम अराइज करती है, और प्रॉब्लम क्या है कि जिस स्टॉक का प्राइस ज्यादा है उसमें अगर चेंज थोड़ा भी होता है, अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो हमारा जो इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1000 है वो ज्यादा से चेंज करेगा, क्योंकि उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। यहाँ पर स्टॉक ए की वेटेज कितनी है, 0.67, स्टॉक बी की वेटेज कितनी है, 0.20, और स्टॉक 3 की वेटेज सबसे कम है क्योंकि इसका प्राइस क्या है, सबसे कम है। यहाँ पर हम लोग जो फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं सिर्फ प्राइस के ऊपर। स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक्स की फ्री फ्लोट कैपिटल कितनी है उससे भी हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता।
क्या इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई है? यस, इसका एग्जाम्पल है DJI, डाउ जोन्स इंडेक्स। हम लोग डेली वीडियो में कवर करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में डाउ जोन्स कहां पर चल रहा है। और वर्ल्ड में सबसे पुराना अगर कोई इंडाइसिस है तो वो आपका DJI, जो आई थिंक मेरे हिसाब से 1894 में शायद इसको बनाया गया था। ये इंडेक्स उतना पुराना है, 1894 या 1884 कुछ ऐसे ही डेट था, एक बार आप लोग जाकर के चेक कर लेना। तो DJI पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा इंडेक्स है जो प्राइस वेटेड इंडेक्स है। यहां पर DJI में जो चेंजेस आते हैं प्राइस में स्टॉक्स के फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज आता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या राइज करती है, अब अगर आप प्राइस के हिसाब से अगर आप बनाते हो, जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा प्राइस है उसको आप ज्यादा वैल्यू देते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये राइज करती है कि जिन स्टॉक का प्राइस कम है भले ही उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है उसको वेटेज कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि रिलायंस का स्टॉक है, या रिलायंस का स्टॉक कितने पर है, लगभग 2500 के आसपास चल रहा है। दूसरी तरफ MRF का स्टॉक है, MRF का स्टॉक कितने पर चल रहा है, लगभग मान लेते हैं 1 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर हम मान लो प्राइस वेटेड इंडेक्स बनाते हैं इंडिया में, तो कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसकी मार्केट कैपिटल तो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, बट उनका प्राइस काफी ज्यादा है। MRF हो गया, मारुति का शेयर हो गया, और उसके अलावा और भी कई सारे शेयर्स हैं। तो अगर यहाँ पर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 1 लाख रुपए कहाँ डालना पड़ेगा, MRF में। और MRF का स्टॉक अगर 5% मूव करता है, यानी MRF का स्टॉक अगर 1,05,000 जाता है, तो हमारा इंडेक्स सबसे ज्यादा चेंज करेगा MRF की वजह से। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, प्राइस वेटेड नहीं बनाते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम राइज करती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, जैसे स्टॉक A है, इसने स्टॉक स्प्लिट दे दिया। इसने क्या कर दिया, स्टॉक स्प्लिट कर दिया। स्टॉक स्प्लिट इसने किस रेशो में किया, 2:1 में। यानी अगर इसका एक शेयर 2,000 रुपए का है तो इसने क्या किया, उस शेयर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब आपके पास क्या हो जाएंगे, 1000 के 2 शेयर हो जाएंगे। पहले आपके पास एक शेयर था 2,000 का, अब आपके पास क्या हो गया, 2:1 में शेयर स्प्लिट हो गया। तो यहां पर हम लोग जो है स्टॉक का प्राइस डाल लेते हैं कितना, 1000। अब देखिए ऐसा होने की वजह से कितना बड़ा चेंज आएगा। पहले हम लोग इसको न्यूमेरिकल लिख लेते हैं सही से। हमने क्या करा, स्टॉक स्प्लिट कर दिया, 1000 कर दिया, इसका प्राइस कितना हो गया, 1000। बाकी जो स्टॉक B था उसका प्राइस अभी भी 600 है, और स्टॉक जो C है उसका प्राइस अभी भी कितना है, 400 है। अब यहां पर आप देखो टोटल हमारा कितना आएगा, 2,000 रुपए आएगा। अब आप देखो कि पहले क्या था, जो न्यू वेटेज था हमारा स्टॉक का, स्टॉक 1 का वेटेज कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैप। 50% इसकी वेटेज कम हो गई इंडेक्स के अंदर। और इसी तरह से बाकी स्टॉक की निकाल लेते हैं। जब हमने स्टॉक स्प्लिट दिया तो हमारे जो स्टॉक्स का कंपोजिशन था, वेटेज था, पहले देखो इसका वेटेज कितना था, स्टॉक स्प्लिट से पहले, स्टॉक स्प्लिट से पहले इसका वेटेज था 0.67, और अब जो है स्टॉक का वेटेज कितना रह गया, 0.50, क्योंकि अब प्राइस वेटेड इंडेक्स है। तो तीनों स्टॉक का प्राइस कितना है, 2,000 रुपए। और यहां पर हमारा जो बाकी स्टॉक्स है, लाइक स्टॉक B है, स्टॉक C है, इसका वेट कितना रह गया, 0.30 और 0.20। तो यहां पर स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम राइज करती है कि जिस स्टॉक का प्राइस पहले सबसे ज्यादा था उसकी वजह से इसका वेट कम हो गया और इंडेक्स की वैल्यू सडनली गिर गई। अब अगर आप 2,000 से डिवाइड करते हो यहाँ पर 3 स्टॉक्स की वैल्यू को, और अगर आप इंडेक्स की वैल्यू निकालते हो, कितना निकल के आएगा, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, 2,000 यानी कि जो नई मार्केट कैप है इससे तीनों स्टॉक, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी कितने हैं, शेयर्स तो हमारे पास 3 ही है, तो हम नया इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। 2,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सीधा हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं दोबारा से, टोटल मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 666, यानी कि 666 निकल के आई है। अब ये अचानक से क्या हुआ, अचानक से आप उठे, आपने देखा कि स्टॉक स्प्लिट की वजह से सडनली आपके इंडेक्स की वैल्यू गिर गई। आपके इंडेक्स की वैल्यू पहले कितना था बिफोर स्प्लिट, 1000, लेकिन अभी मार्केट में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक कंपनी ने अपने स्टॉक का प्राइस क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने की वजह से आपके इंडेक्स की वैल्यू देखो कितना जबरदस्त गिर गया, और आपने अपना पोर्टफोलियो देखा कि यार मेरा पोर्टफोलियो तो जो है सडनली कितना गिर गया, 33% गिर गया। तो यहां पर स्टॉक प्राइस में क्या होगा, फिर हम लोग इंडेक्स की कैलकुलेशन ऐसे नहीं करेंगे कि 2,000 से सीधा हम पहले की तरह
नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इंडेक्स की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम स्प्लिट के बाद इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसका डिवाइजर भी चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। लाइक पहले हमने क्या किया था, 3000 डिवाइड बाय 3 किया था, और अब हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितनी रह गई है, 2000 रह गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग नया डिवाइजर फाइंड करेंगे। नया डिवाइजर हमने देखो पहले कैसे निकाला था, एक बार पहले हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3000 डिवाइड बाय 3, तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 1000 आई थी। अब हम लोगों को नया डिवाइजर फाइंड करना है, तो 2000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर हमें निकालना है, यानी एक्स निकालना है। इंडेक्स की वैल्यू हमारी कितना है, 1000 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू हमारा कितना निकल करके आएगा, 2। तो यहां हमारा डिवाइजर चेंज हो जाएगा। जब भी हमारा किसी स्टॉक का स्प्लिट होगा तो हमारा डिवाइजर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ओल्ड वाली कैलकुलेशन को देखेंगे तो यहां से तो हमारा इंडेक्स की वैल्यू गिर गया स्प्लिट होने की वजह से, क्योंकि फर्स्ट स्टॉक स्प्लिट हुआ है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस केस में हमारा डिवाइजर चेंज हो जाएगा। अब हम आगे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। अब हम लोग 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमारे स्टॉक कितने हो गए, एक तरह से 2 हो गए। अब कैसे करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ए का जो प्राइस है, एक साल बाद मान लेते हैं कि 1200 हो गया नया प्राइस। स्टॉक बी जो आपका 600 का था, मान लेते हैं 750 का हो गया। स्टॉक सी जो आपका 450 का है, 400 का है, ये आपका 450 का हो गया। ये हमारे नए स्टॉक के प्राइस है। स्प्लिट होने के बाद क्या है, आफ्टर स्प्लिट, स्प्लिट होने के बाद स्टॉक्स के प्राइस ये हुए। हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितना निकल करके आया, हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यू निकल के आया 2400। अब हमें निकालना है इंडेक्स की वैल्यू, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहले हम लोग 2000 डिवाइड क्या करते थे, 3 करते थे, लेकिन अब हमारा डिवाइड कितना हो जाएगा, यहाँ 2400 हमारा प्राइस है ना, हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितना 24 है। हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो हमारा इंडेक्स का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, 1200 निकल के आएगा। समझ में आया हमने क्या किया, कहने का मतलब ये है, पहले हमारे स्टॉक्स का प्राइस ये था, हमने टोटल 3000 इन्वेस्ट किया था, हमारा इंडेक्स की वैल्यू 3000 थी, 3 शेयर्स हमने परचेज किए थे। हम मान के चल रहे हैं कि इस तरह के प्राइस वेटेड इंडेक्स में, ये हमारा अजम्पशन है कि एक एक शेयर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हमारे इंडेक्स की बेस वैल्यू कितनी थी, 1000 थी। स्टॉक स्प्लिट हुआ, प्राइस कितना हो गया, 1000 हो गया। बाकी स्टॉक्स के प्राइस सेम था, हमारे वैल्यू कितना हो गया, 2000 हो गया। अगर हम 2000 को 3 से, पुराने वाले बेस प्राइस जो कि 3 था, अगर हम इसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितना आ रही है, 666 आ रही है, कम आ रही है। बट एक्चुअल में हमारा इंडेक्स की वैल्यू कम नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा एक सच ये भी है कि अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, ना ही कंपनी के फंडामेंटल चेंज होते हैं, ना ही कंपनी के अंदर कोई नई वैल्यू क्रिएट होती है। ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि जो स्टॉक पहले रिटेल शेयर होल्डर्स की पहुंच से बाहर था, उसको उसकी पहुंच में लेके आना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लाइक टेस्ला का स्टॉक था जो $2000 पर ट्रेड करता था पिछले साल तक। टेस्ला का $2000 का शेयर परचेज अगर आप करने जाओगे तो आपको लगभग 1.5 लाख का पड़ेगा। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को परचेज नहीं कर सकता, उन्होंने क्या किया, इसको 10:1 में डिवाइड कर दिया। तो आज टेस्ला का जो शेयर है वो $200 का हो चुका है। अगर किसी के पास पहले एक शेयर था, अब वो कितने हो गए, उसके पास 10 हो गए। अब स्प्लिट करने का बेनिफिट क्या हुआ, कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड करने के लिए लिक्विड हो गया, इजी हो गया। अब छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बाकी कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन में, कंपनी के वेल्थ क्रिएट करने में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो यहां पर भी सेम क्या हुआ, स्टॉक स्प्लिट करने की वजह से हमारे इंडेक्स की वैल्यू काफी ज्यादा गिर जाती है। ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइजर चेंज करना होता है। पहले हम 3 शेयर से डिवाइड करते थे, अब हमारा नया डिवाइजर कितना निकल के आया था, 2 निकल के आया था। अब फ्यूचर में स्टॉक्स का प्राइस फिर चेंज किया, टोटल जो है कितना वैल्यू निकल के आया पोर्टफोलियो का, 2400। पहले हम 3 से डिवाइड करते थे, लेकिन अब हमारा नया डिवाइजर कितना हो चुका है, स्प्लिट होने के बाद 2 हो चुके हैं, यानी हमारा डिवाइजर कितना है, 2। फ्यूचर में जब भी स्टॉक्स का प्राइस चेंज करेगा, हम तीनों का एवरेज करेंगे, टोटल करेंगे और न्यू डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो हमारा प्राइस कितना, इंडेक्स की वैल्यू कितना निकल करके आया, 1200। पहले इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, 1000, अब कितनी हो चुकी है, 1200। हमारा इंडेक्स 20% बढ़ चुका है।
सिंपल सी चीज है, अगर आप देखोगे 1200 का स्टॉक एक हो चुका है, तो एक्चुअल में कितने का होगा ये? 2400 का होगा। अगर आप 2000 से कंपेयर करोगे तो कितना परसेंट बढ़ा है ये वाला स्टॉक? 40% बढ़ा है अभी भी। यहां पर बस क्या हो चुका है, ये एक शेयर हो चुका है, दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स में ये प्रॉब्लम अराइज करती है, और इसी वजह से हम लोग इस तरह के इंडाइसेस इंडिया के अंदर नहीं बनाते हैं। क्योंकि आपने देखा है हर दूसरे दिन कभी कोई कंपनी बोनस दे रही है, कभी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करने की जगह कुछ कंपनी स्टॉक एस्केलेट करती है, कभी आपने देखा होगा कंपनी जो है क्या करती है, आपको फ्रेश शेयर्स इशू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुजलॉन की बात करें, सुजलॉन ने अभी रिसेंटली आई थिंक 2000 करोड़ के आसपास के नए शेयर इशू किए, फंड्स इकट्ठे करने के लिए, ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। अब जब नए शेयर इशू होंगे तो उसकी वजह से शेयर्स का प्राइस क्या होगा, चेंज करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। इसकी वजह से इस तरह के इंडाइसेस को बनाना, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसीलिए हमारे इंडिया में इस तरह के कोई भी इंडाइसेस फिलहाल नहीं है। एक बार वापस चलते हैं हम लोग स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। तो ये हम लोग वापस स्लाइड्स के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस वेटेड इंडेक्स एड्स टुगेदर द मार्केट प्राइस ऑफ ईच स्टॉक in the index then divides this by number of stocks in the stocks। कितने स्टॉक्स थे? 3 स्टॉक्स थे। मार्केट प्राइस ऑफ ईच स्टॉक्स, उनको हम लोग क्या किया था, ऐड किया था। तीनों का प्राइस कितना निकल करके आया था? 3000 निकल के आया था। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितना निकल करके आई थी? 1000। द इंडेक्स अज्यूम्स यू परचेज इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 1। हमने तीनों शेयर्स के एक एक परचेज किए थे। तो इस वाले इंडेक्स में, प्राइस वेटेड इंडेक्स में, हम अज्यूम करते हैं कि तीनों इंडाइसेस के शेयर्स, मतलब तीनों शेयर्स या जितने भी शेयर्स उस इंडाइसेस में हम इक्वल नंबर से क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ये हमारे सामने फॉर्मूला है प्राइस वेटेड इंडेक्स का, जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकली लगाया है। सम ऑफ प्राइस टुडे, स्टॉक कितने कितने के थे? 2000 प्लस 600 और प्लस 400। नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द इंडेक्स एडजस्टेड आफ्टर स्प्लिट है। ये देखो फॉर्मूले में हमारा लिखा हुआ है एडजस्टेड आफ्टर स्प्लिट। आफ्टर स्प्लिट हमारा कितना आया था? डिवाइजर 2 हो गया था, चेंज हो गया था। पहले कितना था? 3000 डिवाइड बाय 3 था। बाद में हमारा डिवाइजर चेंज हो गया था। हमने 2400 को डिवाइड किससे किया था? बाद में 2 से किया था। हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितना निकल करके आई थी? 1200 निकल के आई थी। वर्ल्ड में ऐसे 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, एक है DJI डाउ जोन्स हो गया, और निकाई डाउ जोन्स स्टॉक एवरेज। तो पूरे वर्ल्ड में यही 2 इंडेक्सेस है जो कि इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहां पर फाइनल पॉइंट क्या है? हाई प्राइस स्टॉक विल हैव अ रिलेटिवली ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द इंडेक्स। जिस स्टॉक का प्राइस इस तरह के इंडेक्सेस में सबसे ज्यादा होगा, उस स्टॉक्स के प्राइस में चेंज होने से उस इंडेक्स में चेंज का जो इंपैक्ट है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, और जिस स्टॉक का प्राइस छोटा है उसका इंपैक्ट थोड़ा छोटा रहेगा। तो ये था हमारा प्राइस वेटेड इंडेक्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो आता है प्राइस वेटेड इक्वल वेटेड आता है। ये हमारा हो चुका है, ये हम लोगों ने कर लिया है, एग्जांपल जो है प्रैक्टिकल से किया है हम लोगों ने। तो फाइनली हमारा जो अब आता है वो है इक्वल वेटेड इंडेक्स। देखिए इक्वल वेटेड इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी में बराबर बराबर पैसा डालते हैं। ये स्लाइड्स में हम लोग बाद में आएंगे, काम करते हैं एक बार और 2 मिनट के लिए हम लोग एक्सेल पे चलते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में हम लोग दोबारा से आ जाते हैं और इक्वल वेटेड के हिसाब से हम लोग इंडेक्स लेते हैं। देखिए इक्वल वेटेड में सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एक स्टॉक ए है जो कि 2000 रुपए का है, स्टॉक बी कितने का है? 600 का है, स्टॉक सी कितने का है? 400 का है। इसमें पहले हम लोगों ने क्या माना था? एक एक शेयर लिया था हम लोगों ने उसके बाद टोटल कर लिया था प्राइस का। लेकिन इक्वल वेटेड में क्या होगा, हम लोग इनमें बराबर इन्वेस्ट करेंगे। लाइक 10,000 स्टॉक बी में और 10,000 स्टॉक सी में। अब कितने शेयर्स आते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। पेंसिल हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, इसके बाद चेंज कर देते हैं। अब अगर हम 10,000 रुपए में शेयर परचेस करते हैं, 10,000 रुपए में शेयर परचेस करते हैं जिसका प्राइस 2,000 रुपए है, हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर आएंगे? 5। इसी तरीके से हम बाकी निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए। टोटल हमने कितना इन्वेस्ट किया? 30,000। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से करेंगे, लेकिन या फिर इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हमारे को इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग 30,000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स हमने टोटल कितने परचेस किए, या नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, नंबर ऑफ स्क्रैप कितना है, उससे हम लोग सीधा लेंगे। 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्क्रैप कितनी है हमारी? 3। इंडेक्स की वैल्यू हमारी कितना आ गया? 10,000। कल को मान लो स्टॉक का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है। तो इस तरह के इंडेक्स में दिक्कत ये आती है
क्योंकि आपने हर स्टॉक के अंदर 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किया है। टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 30,000 इन्वेस्ट किया है। यहां पर आपने ये नहीं देखा कि स्टॉक का प्राइस कितना है, स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, या फिर स्टॉक का फंडामेंटल वैल्यूएशन कितना है। यहां पर आपने ये भी नहीं देखा कि स्टॉक का फेस वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है। हम यहाँ पर इस सारे फैक्टर को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह के इंडाइसिस में इक्वल अमाउंट्स क्या करते हैं? सभी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इस तरह के इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या राइज करती है? अब स्टॉक्स के प्राइस सेम तो रहते नहीं है, फ्लक्चुएट करते हैं। अगर मान लो 2,000 वाला जो स्टॉक है ये आपका 3,000 का हो जाता है, तो आपकी वैल्यू कितना हो जाएगी? आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने 5 शेयर परचेस किए थे 2,000 के हिसाब से, मल्टीप्लाई प्राइस कितना हो चुका है? 3,000 हो चुका है। आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट होगी इसके अंदर 15,000 की। बाकी स्टॉक्स का प्राइस सेम रहता है, उसमें आपकी वैल्यू कितनी रहती है? सेम ही रहती है, 10,000। अब ऐसे में क्या हुआ? अब आपका यहां पर इंडेक्स का थोड़ा सा वेट चेंज हो गया। पहले आपका वेट क्या था? इक्वल वेट था। अब क्योंकि आपने यहां पर प्राइस चेंज होने की वजह से अभी तक अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया है, तो यहां पर आपका एक स्टॉक जो है उसका प्राइस ज्यादा होने की वजह से आपका इंडेक्स का वेट चेंज हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। या तो आप यहां से 5,000 पे निकालोगे, या फिर आप यहां पर 5-5 हजार पे क्या करोगे? और ऐड करोगे। तो इस तरह के इंडाइसिस को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए क्या होता है, इस तरह के इंडाइसिस को प्रैक्टिकली बना के मेंटेन कर पाना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। बनाना आसान है, लेकिन उसको रीबैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, अगर आप रीबैलेंस करते हो बार बार तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। आप बेचोगे, खरीदोगे, आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटेगा, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस कटेगा, ये सारे खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से इसको प्रैक्टिकली कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे इंडाइसिस सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के बेसिस पर बेस्ड है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इक्वल वेटेड वाला क्या होता है। इसी को हम लोग अनइक्वल वेटेड ही बोल देते हैं। वापस चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो ये हम लोग आ चुके हैं स्लाइड के ऊपर। यहां पर देखो डेफिनेशन क्या है। दिस मेथड ऑफ इंडेक्स कैलकुलेशन assumes that investors makes and maintains equal dollar investment in each stock of index। यहाँ डॉलर की जगह आप इक्वल रुपीस भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारी जो स्लाइड है, ये जो हमारा जो रिसर्च है वो यूएस मार्केट के ऊपर हम लोग ने बेस्ड की थी, तो इसीलिए डॉलर्स में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ रुपी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपए 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर दो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 30,000 का भी है, 35,000 का भी स्टॉक है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है। Therefore, a stock worth 20 rupees is as important as stock whose price is 3,000। इस तरह के इंडेक्स में हर कंपनी की वेटेज क्या होती है? इक्वल होती है। तो हर कंपनी का जो इंपॉर्टेंस है बराबर है। एक कंपनी लाइक सुजलॉन हो गया, जिसका प्राइस 20 रुपए के आसपास है, उसमें भी आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट की। एक कंपनी जिसका प्राइस 3,000 है लाइक रिलायंस, आपने उसमें भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट की। अब जब भी दोनों का प्राइस 5% ऊपर नीचे होगा तो आपका पोर्टफोलियो सेम इंपैक्ट देगा। जो इंपैक्ट आपको रिलायंस देगा 5% चढ़ने पर, या जो प्राइस आपको सुजलॉन देगा 5% चढ़ने पर या गिरने पर, सेम इंपैक्ट दोनों स्टॉक का आएगा। यहां पर दोनों कंपनी से फर्क नहीं पड़ेगा कि एक कंपनी स्मॉल साइज है या फिर एक कंपनी लार्ज कैप साइज है। तो यहां पर ये वाली इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ड्यू टू द बेसिक assumption you would need to work with percentage momentum। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं इंडेक्स, नए इंडेक्स की वैल्यू को? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स की रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए +1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन आपके लिए किए, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप लोगों को। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है, हाई कॉस्ट होती है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये देखो सेम वही जो भी हम लोगों ने पढ़ा था प्रैक्टिकली, हाई कॉस्ट उसमें आपको चुकानी पड़ती है। द वैल्यू लाइन इंडेक्स, कांसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड HFRX इक्वल वेटेड स्ट्रेटजीज, यूरो इंडेक्स आर इक्वल वेटेड इंडेक्स। ये 3 एग्जांपल है, KCBIT और HFRX, ये इसके एग्जांपल है इक्वल वेटेड इंडेक्स के। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन एकेडमिक स्टडीज। इसको पढ़ाने के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बहुत हैक्टिक हो जाता है। इसीलिए ये सब सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक एग्जाम्पल लिया हुआ है,
और एग्जाम्पल में यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है जिसमें 3 स्टॉक्स का हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एक स्टॉक एक्स है, वाई है, जेड है। 3 महीने का प्राइस दे रखा है। स्टॉक एक्स का प्राइस जनवरी में 15 था जो कि बढ़ के 20 हो गया, 25 हो गया। स्टॉक वाई जिसका प्राइस चेंज हुआ और स्टॉक जेड का प्राइस भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो महीना है इसको हम लोग यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू है इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू कितना है, 1 है, या आप 100 मान सकते हो, बात वही रहेगा। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हम लोग को वैल्यू निकालनी है कि सेकंड महीने के अंदर फरवरी मंथ में इंडेक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक एक्स में चेंज कितना है पहले वो हम लोग ले लेते हैं। इन दोनों के प्राइस में कितना चेंज आया है, 15, 20 माइनस 15, 5 रुपीज। ये हम लोगों ने चेंज निकाल लिया। डिवाइड कर देंगे बेस प्राइस से। बेस प्राइस कितना है, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 को माइनस कर रहे हैं 15 से और डिवाइड कर रहे हैं बेस प्राइस। बेस प्राइस कितना है, 15 है। तो हम लोग इसका निकालेंगे वैल्यू, तो कितना निकल करके आ रहा है, 1.33। यानी कि जनवरी से फरवरी महीने तक स्टॉक एक्स का जो प्राइस है वो 33% बढ़ा है, यानी 33% बढ़ा है। इसी तरह हम लोगों ने स्टॉक वाई का निकाल लिया। स्टॉक वाई 1.5 टाइम हो गया है, 20 वाला शेयर 30 चला गया। इसी तरह हम लोगों ने जेड का निकाल लिया, 30 वाला स्टॉक 40 चला गया, यानी ये भी स्टॉक 33% बढ़ रहा है। अब ये हम तीनों का जो हमने एवरेज निकाला है इसको हम लोग फर्स्ट अरिथमेटिक मीन यूज करेंगे। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, तीनों एवरेज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से। नंबर ऑफ आइटम यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3 टाइप्स की कंपनी के शेयर में लिया है। तो यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है, 1.39। तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.39 इस मंथ में हो जाएगी, फरवरी मंथ में। तो हमारा इंडाइसिस पहले जो कि सपोज 100 था तो वो अब कितना हो जाएगा, 139 हो जाएगा। मीन्स अगर या तो आप ऊपर 100 ले लेते हो तो यहाँ पर आप 1.39 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगी। पहला तरीका आपके पास ये होता है कि आप तीनों स्टॉक्स के प्राइस में कितना चेंज आया है उसके एवरेज निकाल लो। सेकंड तरीका हमारे पास क्या है, सेकंड तरीका हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट मंथ का हम लोग निकाल रहे हैं, तीनों महीने का एवरेज, तीनों स्टॉक्स का एवरेज, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, उसका क्यूब रूट निकाल लिया 1/3 करके। और इससे हमारे फॉर्मूले से क्या निकल के आया, इंडेक्स की वैल्यू 1.39 निकल के आया। या तो हम लोग अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, एपी का या जीपी का, दोनों से हमारे इंडेक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट काफी हद तक एक दूसरे क्लोज आएगी। तो जिस इंडेक्स की वैल्यू पहले हमारी 1 थी, फरवरी मंथ में कितना हो गया, 1.39 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम लोगों को मार्च के महीने का निकालना है तो अब फरवरी मंथ हमारा क्या बन जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब हम लोग फरवरी मंथ का बेस बना के हम लोग निकालेंगे इसका मार्च के महीने में कितना चेंज आया है। मार्च के महीने में हम लोग इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंडेक्स का वैल्यू कैसे निकल के आएगा, हम लोगों ने 25 रुपए माइनस 20 रुपए किया। फरवरी मार्च महीने के प्राइस को फरवरी मंथ के प्राइस से माइनस किया और डिवाइड कर दिया फरवरी मंथ के प्राइस से। तो कितना प्राइस चेंज हुआ है फरवरी मंथ के अकॉर्डिंग मार्च महीने में, 1.25 टाइम हुआ है। इसी तरह स्टॉक वाई हो गया, स्टॉक जेड हो गया, क्योंकि स्टॉक जेड आपका गिरा हुआ है। जो स्टॉक फरवरी महीने में 40 का था वो 20 पे हो गया, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। अब अरिथमेटिक मीन से हम लोग सेम क्या करेंगे, तीनों का एवरेज को 3 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इंडेक्स की वैल्यू कितना निकल के आया, 0.97। या फिर ज्योमेट्रिक मीन से निकालेंगे अगर हम लोग तो इंडेक्स का वैल्यू कितना निकल के आया, 0.90। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब हम क्या करेंगे, 0.90 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पुराने वाले इंडेक्स की वैल्यू से, क्योंकि फरवरी मंथ का इंडेक्स का वैल्यू कितना था, 139 निकल के आया था, 1.39 निकल के आया था, राइट। तो 1.39 के मुकाबले अब हमारे इंडेक्स का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, 1.34.80। ये हमारा मार्च के महीने का इंडेक्स का वैल्यू निकल के आया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इस केस में, जो हमारा प्रीवियस मंथ का इंडेक्स का वैल्यू था उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे करंट मंथ के इंडेक्स की वैल्यू से। तो प्रीवियस मंथ फरवरी का 1.39 आया था, इस मंथ का कितना आया है, 0.97। यानी हमारा इंडेक्स थोड़ा सा गिरा है। कितना परसेंट गिरा है, 0.03% गिरा है। किसकी वजह से गिरा है, जेड स्टॉक, ये आधा स्टॉक टूट चुका है, 50% गिरा है। तो ये था हमारा लास्ट हमारा टाइप्स ऑफ इंडाइसेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या हम लोग बॉन्ड मार्केट का या किसी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का हम इंडाइसेस बना सकते हैं। लाइक एग्जांपल
बॉन्ड्स का, क्या हम लोग बॉन्ड्स का इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बहुत डिफिकल्ट है। कारण क्या है? बहुत सारे कारण है। फर्स्ट एग्जांपल लाइक बॉन्ड यूनिवर्स इज मच ब्रॉडर देन यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की, हमारे पास उसका फ्री फ्लोट कैपिटल होता है, उसकी डिविडेंड यील्ड होती है, अर्निंग यील्ड्स होती है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, सारे फंडामेंटल्स हमारे पास होते हैं। लेकिन बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, वहां पर एक चीज नहीं है, वहां पर हजारों चीज है, क्योंकि बॉन्ड्स के टाइप्स अलग होते हैं। कुछ बॉन्ड्स कन्वर्टेबल इशू कर रही है कंपनी, कुछ नॉन कन्वर्टेबल इशू कर रही है। इसके अलावा उनका जो प्राइस है वो हमारे लिए सामने बहुत बड़ा इशू होता है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू बॉन्ड्स मेच्योरिंग। बॉन्ड्स की जो मेच्योरिटी डेट होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बॉन्ड्स मेच्योर करते हैं 24 घंटे बाद, कुछ मेच्योर कर रहे हैं 3 महीने बाद, कुछ बॉन्ड्स मेच्योर कर रहे हैं 10 साल बाद, कुछ 20 साल बाद। मेच्योरिटी डेट हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा इशू है। सेकंड, न्यू इशू। आए दिन कोई ना कोई कंपनी एक दूसरी कंपनी को बॉन्ड इशू करती है, बैंक्स बॉन्ड्स इशू करती है, तो बॉन्ड्स नए नए इशू होते रहते हैं, जिनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो बॉन्ड्स इशू होते हैं वो हमारे कहां पर होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं। बॉन्ड्स मार्केट काफी हद तक अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो बॉन्ड्स मार्केट में नए नए इशू होते हैं जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती है। अब उनको इंडेक्स में डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है कॉल्स की वजह से। कुछ कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, पुटेबल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसकी वजह से भी हम लोग उसको बना नहीं पाते। क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, कुछ बॉन्ड्स के लिए सिंकिंग फंड्स बनाना कंपलसरी होता है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से बॉन्ड्स का इंडेक्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है। प्राइस वॉलेटिलिटी सबसे बड़ा बैरियर। प्राइस क्या होता है बॉन्ड्स का, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, एवरी सेकंड कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मार्केट सुबह 9 बजे खुलेगा, 9:15 बजे, 3:30 बजे तक स्टॉक्स का प्राइस चेंज होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन बॉन्ड्स मार्केट क्या होती है, 24 घंटे 24/7 हमेशा चेंज करता है। इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, बॉन्ड्स चेंज करेगा। हम लोगों को लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स का प्राइस जो भी आपको दिखता है प्लेटफॉर्म पर, वो आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। और बॉन्ड्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होते, बॉन्ड्स बहुत रेयरली ट्रेड होते हैं। किसी बॉन्ड्स का प्राइस अगर आपको 1012 रुपए दिख रहा है, तो वो बॉन्ड्स का जो प्राइस है, ये ऐसा नहीं कि आज का प्राइस है, ये प्राइस वो है जो 10 दिन पहले ट्रेड हुआ था या 12 दिन पहले ट्रेड हुआ था। तो बॉन्ड्स का जो प्राइस है फ्लक्चुएट तो डेली करता है, लेकिन हमारे पास डेटा उसका प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं होता, वो लास्ट डेटा दिखाता है जो लास्ट ट्रेड हुआ था। तो प्राइस वॉलेटिलिटी को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है बॉन्ड्स की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। बॉन्ड्स का ड्यूरेशन सबसे बड़ा बैरियर है। मैच्योरिटी हो गया, मार्क यील्ड हो गया, इसके अलावा लैक ऑफ फ्रीक्वेंट एंड रिलायबल डेटा। हमारे पास डेटा नहीं होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स का डेटा हमारे पास प्रॉपरली होता है, इनका हमारे पास डेटा नहीं होता क्योंकि ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं। अब किस पार्टी ने कौन सा बॉन्ड नया बनाया है, कस्टमाइज कैसे कराया है, तो वो सारा डेटा हमारे पास नहीं होता है, और जब तक आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वजह से हम लोग बॉन्ड्स का इंडाइसिस फॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद कमोडिटी इंडाइसिस, क्या हम लोग कमोडिटी का इंडाइसिस फॉर्म कर सकते हैं? इसमें प्रॉब्लम ये राइज करती है, हर कमोडिटी का मेजरमेंट यूनिट अलग होता है। कुछ ग्राम्स में ट्रेड करते हैं, कुछ मैट्रिक टन में करते हैं, कुछ क्यूबिक मीटर में करते हैं, सभी का अलग होता है। अगर आप एक इंडेक्स बनाना भी चाहते हो, लाइक बुलियंस में अगर आप लेते हो गोल्ड, नेचुरल गैस में से आपने ले लिया नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल ले लिया, मेटल में से आपने कॉपर ले लिया, लेड ले लिया, अगर आप इस तरह से एक इंडेक्स बनाना भी चाहते हो तो वहां पर सबकी यूनिट क्या है, डिफरेंट है। अब इतनी ज्यादा वैरायटी होने की वजह से कमोडिटी का इंडेक्स बना पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा इनके जो फ्यूचर प्राइस है, फ्यूचर प्राइस रिफ्लेक्ट्स रिस्क फ्री रिटर्न, रोल यील्ड। यहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हर महीने एक्सपायर करते हैं, हर 3 महीने की एक्सपायरी होती है, महीने की एक्सपायरी होती है, रोल ओवर करना पड़ता है। इसकी वजह से इंडेक्सेस को बनाना, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके अलावा रिटर्न्स ऑन दिस मे नॉट बी कंपेरेबल विद लॉन्ग पोजीशन इन फिजिकल डिलीवरी, क्योंकि जो फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करते हैं फ्यूचर में रिस्क लेस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और अभी रिस्क फ्री रिटर्न के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पर जो लोग कमोडिटी की फिजिकल डिलीवरी कैरी कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको अगर आप कंपेयर करते हो फ्यूचर से, तो दोनों में काफी डिफरेंस आता है। तो यहाँ प्रॉब्लम बहुत सारी अराइज करती है। क्या हम लोग रियल एस्टेट के इंडेक्स फॉर्म कर सकते हैं? तो देखिए, रियल एस्टेट के इंडेक्स बनाना भी काफी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइस इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। चेंज करते हैं, हर समय चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। करने को कई बार 5-5 साल तक भी नहीं करते, कई बार गिरते हैं तो लगातार गिरते रहते हैं। लाइक 2008 में हुआ था। 2008 से पहले प्रॉपर्टी का रेट अगर आज 50 लाख है तो कल रातों रात वो 60 लाख का हो जाता था, और जब क्रैश आया था तो प्रॉपर्टी का रेट जो 50 लाख था वो सीधा 25 लाख पे आ गया था। तो यहाँ पर रियल एस्टेट का इंडेक्स बनाना काफी डिफिकल्ट है। हालांकि कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अप्रेजल प्राइसेस,
अप्रेजल प्राइस एक कंसेप्ट होता है, इसके बेसिस पर हालांकि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है रीट। इंडिया के अंदर अभी तक सिर्फ 2 ऐसे रीट बनाए गए हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और इसके अलावा 2 इन्वेंट हमारे पास है। जैसे रीट का एग्जांपल हो गया आईआरबी रीट हो गया, आईआरबी का आप ट्रेड कर सकते हो, उसके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बट इंडेक्स बनाना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है इसके लिए। इसके बाद इंडेक्स, हेज फंड इंडेक्स क्या हम लोग बना सकते हैं? तो हेज फंड इंडेक्स बनाने में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फंड मैनेजर है, मींस हेज फंड मैनेजर है, अगर आप उससे डेटा मांगोगे तो आपको डेटा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है तो अपनी डाउन परफॉर्मेंस को वो किसी के सामने शेयर क्यों करेगा? और अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसके अंदर एक सर्वाइवल से बायस आ सकता है। सर्वाइवल से बायस क्या होता है कि जो स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे वो उनको रिपोर्ट नहीं करेगा, वो उसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेसमेंट नहीं बताएगा कि मैंने रिप्लेस किए जो स्टॉक्स मैंने परचेस किए थे, हाँ परचेस करने के वक्त मैंने सोचा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे बट वो नहीं कर पाए, वो मेरी मिस्टेक था। वो अपनी मिस्टेक को कभी नहीं बताएगा, ना वो अपना प्राइस बताएगा। तो इंडेक्स, हेज फंड इंडेक्स बना पाना भी क्या है हमारे लिए? डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम क्या है? सर्वाइवर से बायस हो गया, वॉलंटरी रिपोर्टिंग हो गया। कोई वॉलंटरी रिपोर्ट तभी करेगा जब उसका प्रॉफिट होगा। लेवरेज इशू हो गया। तो ये सारे इशू हैं जिसकी वजह से हम लोग इस तरह के इंडेक्सेस फॉर्म नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारे लिए इजी होता है कि हम लोग निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में करें। सेंसेक्स ऑप्शन भी अब तो आपके लिए आ गया है, महीने में 4, हफ्ते में 4 एक्सपायरी आपके लिए होती है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा है, सीधा हम लोग चलेंगे उसके ऊपर।